हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बी और थीटा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था, है ना। बी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में साथ में था कॉट थीटा बाई 2, ठीक है ना, अपॉन एम वी स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2। ये रिलेशन अपन लोगों ने फाइंड किया था और ये रिलेशन था बी और थीटा के बीच में। बी क्या है यहाँ पे? बी है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर या जिसको अपन संगत प्राचल बोलते हैं, ठीक है। और जो थीटा है वो हमारा स्कैटरिंग एंगल था। ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया था। आज उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या होता है कि टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं या फिर कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो वो क्लियर हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से अच्छा क्लियर करना है तो उस पर बेस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप उससे चीज़ें दिमाग में अच्छी सेट होती हैं, ठीक है ना। इसलिए आज कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन और लगभग क्वेश्चन लगभग उसी में से आ जाएगा। नहीं तो फिर आप एक दो जितने भी तरीके के आपकी बुक में है ना उतने तरीके के मैं करा दूंगी। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, तो आप बुक में से और क्वेश्चन उठा सकते हो, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को सुनिए पहले आप ध्यान से। क्वेश्चन है कि सोने का एक नाभिक है, ठीक है ना, स्वर्ण नाभिक है हमारे पास। सोने के नाभिक के लिए एनर्जी दे रखी है आपको, है ना। एनर्जी क्या दे रखी है? E इज इक्वल्स टू 2 MeV। ये किसके लिए दे रखी है? गोल्ड के न्यूक्लियस के लिए दी हुई है, ये वाली, है ना। गोल्ड न्यूक्लियस के लिए 2 MeV के एल्फा कण, नंबर 1 पहला क्वेश्चन है इसमें एल्फा कण, और नंबर 2 है इसमें प्रोटॉन। मतलब 2 चार्ज पार्टिकल दे दिया आपको, एक तो है एल्फा पार्टिकल और एक है प्रोटॉन, ठीक है ना। इसकी निकटतम उपगमन की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। आपसे क्या पूछा है? निकटतम उपगमन की दूरी, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोली है। निकटतम उपगमन की दूरी से मतलब है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये अपन लोगों को फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको दे रखी है, वो है ऑरम, यानी कि जो गोल्ड का न्यूक्लियस है उसका आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है Z इज इक्वल टू 79। और ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है ना। एग्जाम में जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम होते हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इस बात पे आप ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए, निकटतम उपगमन की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मतलब है कि जब भी देखो, अभी जब हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें हमने अल्फा पार्टिकल की टक्कर जो है वो किसके साथ करवाई थी? सोने के नाभिक के साथ, यानी कि गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ करवाई थी, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल और गोल्ड का न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव है। तो जब दो सेम चार्ज जो है एक दूसरे के पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ अल्फा पार्टिकल आएगा, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं, एक तो अल्फा और एक प्रोटॉन, दोनों ही पॉजिटिव है। तो अल्फा चाहे पास आए चाहे गोल्ड के, और चाहे प्रोटॉन पास आए, तो जब 2 सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा कि गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होना शुरू होती है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी पे। और जो निकटतम उपगमन की दूरी इसने पूछी है, इसने क्वेश्चन में क्या पूछी है? निकटतम उपगमन की दूरी जो इसने पूछी है, इसका क्या मतलब है कि ये वो डिस्टेंस होती है जिसमें कि गतिज ऊर्जा कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है ना। तो निकटतम उपगमन की दूरी पर सारी की सारी गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किसमें? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक बार वापस से सुन लीजिए। क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण नाभिक के लिए 2 MeV ऊर्जा दे रखी है, उसके लिए 2 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं, एक तो अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन। इसके लिए आपको क्या करना है? निकटतम उपगमन की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? व्हेन अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन कह लो, दोनों दे रखे हैं ना आपको, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स कम नियर द न्यूक्लियस, then kinetic energy starts to convert into potential energy, यानी कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होना शुरू होती है। एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, closest approach
काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली, ठीक है ना। इस डिस्टेंस पर आकर काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से किस में स्थानांतरित हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बताओ हाफ mv² होती है। पोटेंशियल एनर्जी, पहले अल्फा कण की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड आप लोग कर लेना जिसमें अपन प्रोटॉन की बात करेंगे। दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों के मास अलग अलग होते हैं, दोनों के चार्ज अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेसिकली K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। मैंने मान ली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपकी R0 है, ये मैंने मान ली। आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, R0 मान लो, स्मॉल d मान लो, कुछ भी मान लो, मर्जी है आपकी, S मान लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या मान ली R0, ठीक है ना। तो K तो आपका क्या है, K तो आपका कांस्टेंट है जो 1/4πε0 होता है, ठीक है। Q1 आपका ये नाभिक है, नाभिक का आवेश कितना होगा Ze। कोई भी परमाणु क्रमांक का कोई भी नाभिक है, परमाणु क्रमांक जिसका Z है, अगर आपको E से मल्टीप्लाई कर दे तो उस पर्टिकुलर नाभिक का आवेश आ जाता है। जैसे हमारे को दे रखा है 79 यानी कि गोल्ड का, तो अब 79 रख दोगे तो 79 वाले का आ जाएगा आपके पास जो है ना चार्ज, ठीक है ना। तो Q1 हो गया हमारे पास Q1। Q2 कितना है अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है कि नहीं होता, और नीचे डिस्टेंस हमने क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी मान ली R0। हमें क्या चाहिए R0 चाहिए, तो R0 को इधर ले आओ, बाकी चीज़ों को इधर ले आओ, तो 2kZe² अपॉन में कितना हो जाएगा 2, क्या ये तो 4 ही हो जाना है क्योंकि 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर 1, मतलब हम बात कर रहे हैं फॉर अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने Q2 यानी कि सेकंड चार्ज पार्टिकल की तरफ मैंने 2e रखा है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करती ना तो मैं सिर्फ e रखूंगी, जिसको आप करोगे, मतलब सेकंड इसका पार्ट जो है वो आप लोग करोगे, ठीक है ना। तो e जो है रखते हैं आप किसके लिए, प्रोटॉन के लिए रखोगे। मैंने किसके लिए रखा है, अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e यानी कि प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, ठीक है। तो kZe² 2e और ये हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, R0 चाहिए, तो ये 4 हो गया यहाँ पे, है ना, 4kZe² और नीचे कितना आ जाएगा mv²। और m किसका, अल्फा लिखो यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का मास पता होना चाहिए ना आपको। अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब है, अल्फा पार्टिकल मतलब द्विध्रुवावेशित हीलियम आयन, यही तो होता है He2+, ठीक है। अब जो हीलियम होता है 2He4, बेसिकली जो हीलियम होता है उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कितना होता है इसका मास, इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास बराबर होते हैं, इसलिए 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, समझ में आ गई। और चार्ज जो होता है इसका वो प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, 4 है आपके पास, के आप जानते हो 9 × 10⁻9 रख सकते हो, Z आपको दे रखा है 79, E आप रखोगे 1.6 × 10⁻19, है ना। m अल्फा का m अल्फा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, m अल्फा यानी कि अल्फा पार्टिकल का मास जो होगा वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होगा। प्रोटॉन का मास आप लोगों को पता है। V आपको दे रखा है, अच्छा आपको V नहीं दे रखा, एनर्जी दे रखी है, कोई बात नहीं है। आप ऐसा तो कर सकते हो ना कि आप क्या नाम से हाफ mv² होती है एनर्जी, आपको E दे रखी है, आपको V नहीं दे रखी, यानी कि आपको हाफ mv² दे रखी है, तो आप इसको E में कन्वर्ट कर लो ना। कैसे करोगे आप इसको E में कन्वर्ट, आपको हाफ से ऊपर और हाफ से नीचे मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स ऊपर कितना बच जाएगा 2kZe² अपॉन में E, ये हो गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पे बस आप क्या करो, सारी चीजें रख दो जो आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में पता है, समझ में आ गई। के पता है, जेड पता है, ई, ये लो। अब आपको अल्फा m अल्फा भी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सीधे एनर्जी दे रखी है, और भी आपका आसान काम हो गया। लेकिन एक काम कर लेना, ये एनर्जी MeV में दे रखी है तो इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, समझ में आ गई। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितनी भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो MKS में कीजिए, हालांकि आप CGS में भी कर सकते हैं, पर सरल ये रहता है कि आप एक ही चीज़ पे माइंड रखें, वो ये है कि न्यूमेरिकल सारे MKS में सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एनर्जी को पहले MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। तो 2 MeV का क्या मतलब हुआ वो मैं बता देती हूँ। 2 MeV का मतलब हुआ कि 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट
तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, क्या करोगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है ना। और यहाँ पे रख देना के जेड ई स्क्वायर सब कुछ है आपके पास, तो आपके पास R0 आ जाएगा। ये R0 किसके लिए आएगा, अल्फा के लिए। प्रोटॉन के लिए चाहिए तो क्या करोगे, प्रोटॉन के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, ई रखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ई रखोगे और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि एम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एम की जरूरत ही नहीं है, हमको ई दे रखा है, ठीक है ना। तो पेपर में अगर इसी क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे दी जाए, ई ना दे करके वी दे दिया जाए, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन के मास की। अभी हमें जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, निकाल लेना आप इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बी और थीटा पे ही डिपेंड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार एनर्जी दे रखी है 5 MeV। क्वेश्चन है 5 MeV ऊर्जा के अल्फा कण, ठीक है, किसी तांबे की पन्नी से, ठीक है ना, किसी तांबे की पन्नी से, तांबे के लिए Z बराबर 39, तांबा कॉपर है ना, सॉरी 29, ठीक है ना, Z इज इक्वल टू 29 की पन्नी से प्रकीर्णन कोण दे रखा है आपको फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होते हैं। संघात पैरामीटर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इम्पैक्ट पैरामीटर बी। क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए, 5 MeV ऊर्जा के अल्फा कण किसी तांबे जिसके लिए परमाणु क्रमांक ये है, उसकी पन्नी से प्रकीर्णन कोण 60 डिग्री दे रखा है। आपको बताना है कि संघात पैरामीटर कितना होगा, यानी कि इम्पैक्टर पैरामीटर कितना होगा। ये चीजें आपको गिवन है। क्या इसको करने में कोई दिक्कत आएगी क्या, हम ये जानते हैं ना सॉल्यूशन में कि B इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में ई कॉट थीटा बाई 2। लेकिन प्रकीर्णन कोण इसने फाई इंडिकेशन दे रखा है, तो थीटा की जगह पर आप फाई लिख दो। मैं मान रही हूँ कि हमने कॉट थीटा में किया है, थीटा प्रकीर्णन कोण है, पर क्वेश्चन में पर्टिकुलर दे रखा है कि फाई बराबर 60 डिग्री, थीटा की जगह फाई मान लो, दैट्स इट। अब देखो क्या नहीं है आपके पास के है, के होता है 9 इंटू 10⁻⁹, यूनिट देख लेना इसकी, ठीक है। Z इज इक्वल टू 29 दे रखा है, E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना, और E भी आपको दे रखा है ये कैपिटल वाला 5 MeV। वही इसको भी कन्वर्ट कर लेना 5 EV में, और फिर इसको 5 इंटू 1.6 10⁻⁻19 से करके जूल में कन्वर्ट कर लेना। और ये आपको दे ही रखा है 60 हो जाएगा, तो भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ गई। तो ये आपका काम है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते आपके क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा एक और अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रकीर्णन कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अल्फा कण के संघात पैरामीटर का मान जो है वो निकटतम उपगमन दूरी के बराबर हो, ठीक है ना। मतलब हमें वो एंगल निकालना है जिसके लिए संघात पैरामीटर का मान अभी जो हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली थी उसके बराबर हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं फटाफट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं आपके, लगभग इसी क्या नाम से लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड आउट the scattering angle at which B is equals to R0। R0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या निकटतम उपगमन की दूरी, और B क्या है आपका संघात पैरामीटर, ठीक है। आपको वो एंगल निकालना है जिस पर ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो, क्योंकि मैंने B के बारे में भी बता दिया आपको, अभी एक क्वेश्चन B का करा दिया, एक क्वेश्चन R0 का करा दिया, ठीक है। अभी दोनों के क्वेश्चन आपको करा दिए, आपको फाइंड आउट करना है कि वो डिस्टेंस कौन सी होगी जिसके लिए आपके ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा इंट दे देती हूँ। B बराबर क्या फॉर्मूला था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में ई कॉट थीटा बाई 2, और R0 क्या होता है, R0 पर हमें पता है R0 कैसे निकाला था अभी कि हाफ MV स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब के, Q1 मतलब ZE, Q2 मतलब Q ही रखो यहाँ पे,
है ना। नाभिक का आवेश तो हमें पता है कि भाई जो भी होगा जेड का मान रख देंगे तो नाभिक का आवेश रहेगा। क्यों हमें नहीं पता, अब वो अल्फा हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है, तो आप क्यों रखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। और नीचे क्या आएगी आर नॉट। आपको क्या चाहिए आर नॉट, आर नॉट कितनी हो जाएगी के जेड ई क्यू, और यहाँ पे 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा mv²। समझ में आ गई। आपको बताना है वो एंगल जिस पर कि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। दोनों को बराबर कर दो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 = 2 करना है, मतलब b बराबर आर नॉट करना है। दोनों को रख देना और थीटा निकाल लेना। समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे रख देना b और यहाँ पे रख देना आर नॉट। बराबर करोगे तो सारी चीज़ आपको दे रखी है, आपको बस थीटा फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक काम और कर लेना, जैसे यहाँ पे ई दे रखा है, क्योंकि आपको एनर्जी से एनर्जी को काटना पड़ेगा, तो आप वही हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से यहाँ करोगे, तो ये ऊपर के जेड ई² और नीचे बचेगा ई। अब तो बराबर कर दोगे ना, एनर्जी से एनर्जी कट जाएगी, के जेड ई से के जेड ई कट जाएगा। समझ में आ गई। तो थीटा आप निकाल लोगे। अच्छा अगर इसमें अल्फा कण बोल दूं मैं कि Q बराबर अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल चार्ज, तो Q की जगह पर क्या रख देना आप 2e रख देना। 2e रखने से ये e से भी कट जाएगा, तो मतलब दोनों को बराबर कर देना है और आपको थीटा निकाल लेना है, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। अब जो है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि नाभिकीय गुण, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बी और थीटा के बीच में रिलेशन निकाल लिया। इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, कराने को तो मैं सब कुछ करा दूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं सारी चीज़ें लेकर के नहीं चल सकती, आप भी नहीं चल सकती। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो एक ही टॉपिक पर चिपकने से अच्छा है कि आप जो है उससे रिलेटेड चीज़ें करते जाओ, जो सरल है, जो आप पकड़ सकते हो, उन चीज़ों को पकड़ो फिलहाल। क्योंकि कम टाइमिंग में पढ़ने का तरीका यही होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो और उन क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को पहले करो, उन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करो, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें जो है टाइम के अकॉर्डिंग करते रहो, ठीक है ना। तो मैं भी सारी चीज़ें नहीं करवा पाऊंगी, आपको पता है। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बी थीटा समझ में आया तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखो बी और थीटा में से और रदरफोर्ड स्कैटरिंग में से एक क्वेश्चन आता है, फिर एक मैं उस हिसाब से लेकर के चल रही हूँ। एक क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में से आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें 50% करना है तो उस हिसाब से लेकर के चलेंगे अपन, क्योंकि इतने कम टाइमिंग में अपन 100% चीज़ें नहीं कर सकते, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो शुरू कर रहे हैं आपका वो है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, ठीक है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को समझिए। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, सबसे पहले कोई भी जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस 2 तरीके का हो सकता है। मतलब किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है स्थायी यानी कि स्टेबल, और एक हो सकता है अस्थायी, यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो हो सकता है स्थायी नाभिक या फिर वो हो सकता है अस्थायी नाभिक, ठीक है। स्थायी नाभिक जो होते हैं वो हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब अनंत काल तक उनमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो अस्थायी नाभिक होते हैं उनमें क्या होता है कि वो हमेशा विघटित होते रहते हैं। जैसे हम जानते हैं, पढ़ते आए हैं हम इसको छोटी क्लासेस से, यूरेनियम को, कि यूरेनियम जो है वो न्यूट्रॉन्स की अगर उस पर टक्कर करवा दी जाए या नहीं भी करवाए तो भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या होता रहता है, डिके होता रहता है। और बेसिकली अगर न्यूट्रॉन से करवाते हैं तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, जो अपन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रिएक्शन देखते हैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अनस्टेबल नाभिक जो होता है वो भारी नाभिक होते हैं, जो बहुत बड़े नाभिक होते हैं, भारी होते हैं, जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, डिके होते रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अस्थायी नाभिक। तो स्थायी नाभिक हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम के साथ साथ डिके होते रहते हैं, यानी कि विघटित होते रहते हैं, उनका क्षय होता रहता है, इसलिए हम उनको कहते हैं अनस्टेबल। अब जब अपन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, जब भी एटम से रिलेटेड हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं जब हम न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो एक तो पढ़ते हैं अपन सबसे पहले नाभिक का न्यूक्लियर का चार्ज, ठीक है। नंबर 2 इसमें पढ़ते हैं अपन उसका मास,
ठीक है। नंबर 3 अपन इसमें पढ़ते हैं क्या नाम से, आपकी रेडियस, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी पढ़ते हैं आइसोस्पिन। आइसोस्पिन को बोलते हैं समभारिक प्रचक्रण हिंदी में, मतलब ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, ठीक है। नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट। क्वाड्रुपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। नंबर 6 हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। म्यू से इंडिकेट करते हैं, इसको क्यू से इंडिकेट करते हैं, आइसोस्पिन को आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली तो ये हैं चार्ज, मास, रेडियस, संभारिक प्रचक्रण, क्वाड्रुपोल मोमेंट और ये चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, माइंड में एक इमेज आती है न्यूक्लियस की, तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई। अब इसमें ये देखिए कि कोई भी एक एटम जो होता है उसका न्यूक्लियस, उसका जो भी न्यूक्लियस होगा, जो कि अपन जानता है ये न्यूक्लियस है ना। एटम का कोई भी न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कर सकता है, वो दो तरह कैसे भी अवस्था में रह सकता है। वो हो सकता है कि वो निम्न ऊर्जा अवस्था में हो या वो हो सकता है उच्च ऊर्जा अवस्था में। जो न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था होती है उसको मूल ऊर्जा अवस्था कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई भी एटम हो उसका नाभिक कैसी भी स्थिति में हो सकता है। और जो मूल ऊर्जा अवस्था के अलावा जो ऊर्जा अवस्था होती है उनको कहते हैं उत्तेजित ऊर्जा अवस्था या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट, इसको कहते हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस, लेकिन जब न्यूक्लियस जनरली न्यूक्लियस के लिए जो ए है यानी कि ए और उसका जेड ये लगभग समान रहते हैं, चाहे कोई सी भी ऊर्जा अवस्था हो। मतलब ए और जेड का ऊर्जा अवस्थाओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है ऊर्जा अवस्था चेंज होने के कारण। यानी कि हो सकता है उसका आइसोस्पिन चेंज हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट चेंज हो जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ए और जेड का ऊर्जा अवस्थाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि वो सेम रहती हैं, लेकिन बाकी चीज़ें, बाकी प्रॉपर्टीज ऊर्जा अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ साथ बदल भी सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में देखिए आप, अगर हम बात कर लें सबसे पहले इसकी आपके इसकी क्या नाम से द्रव्यमान संख्या यानी कि ए आपका ये है आपका मास नंबर। मास से मतलब मास नंबर है, और एक प्रॉपर्टी आपकी मास भी है। मास नंबर भी पढ़ते हैं अपन और एक मास भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर अपन मास नंबर की बात करें ए, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 9th-10th क्लास में भी पढ़ा है आपने कि कोई भी न्यूक्लियस है तो उसका मास नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए एटॉमिक नंबर Z कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो मास नंबर होता है वो क्या होता है किसी भी न्यूक्लियस का, ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ, लिखवाने का कुछ भी नहीं है, आप लोग बुक में पढ़ लेना। और ये प्रॉपर्टी आपसे ऐसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पे, आपसे कहेगा कि नाभिक की किन्हीं भी, छोटा क्वेश्चन है तो किन्हीं भी 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ का वर्णन कीजिए। तो आपकी मर्जी है, आप इन चीज़ों को पढ़िए और इनमें से किसी चीज़ का वर्णन कर दीजिए नंबर के हिसाब से। छोटा क्वेश्चन है तो कम कर दीजिए, ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम देख करके उसका पूछ सकता है कि नाभिक के द्रव्यमान के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। नाभिक के द्रव्यमान के बारे में पूरा बताइए, या आइसोस्पिन समझाइए, या क्वाड्रुपोल मोमेंट का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट है ना, इसको मैं, हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट के ऊपर, और ये सेम टू सेम आप पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बुक में, वही का वही यहाँ पे है, ठीक है। इसको पढ़ के जाना जरूर, इस पर क्वेश्चन बन सकता है और ये आपका पढ़ा हुआ भी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा अपन चुंबकीय आघूर्ण पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, रेडियस पढ़ लेंगे, मास पढ़ लेंगे, और ये तो पता ही है आपको। देखो मैं बता देती हूँ, मैं समझा रही हूँ, लिखने विखने का और ये सारा काम नोट्स का जो है बुक में से कर लेना, क्योंकि बुक में भी वैसा का वैसा ही है जो मैं बोलूँगी, वो कोई ऐसे कोई, और मास में ऐसा कुछ भी नहीं, आप जानते हो मास क्या होता है किसी भी न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का मास क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये आप जानते हो। तो किसी भी न्यूक्लियस का मास उसके प्रोटॉनों की, न्यूक्लियनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिला करके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियनों की संख्या एटॉमिक नंबर को बताती है। जैसे आप जानते हो, जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, 16 उसका एटॉमिक मास है, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 है। ये तो बताएगा जेड क्या बताएगा, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स को, यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। और 16 में से 8 घटा दोगे तो 8 क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि 16 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन आपको पता है, न्यूट्रॉन निकाल लो, टोटल में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो, ये सब पता है आपको। जेड आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर अभी बता दिया मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ठीक है ना। ए हो गया आपका, जेड हो गया। अब आते हैं चार्ज, नाभिक का चार्ज। किसी भी नाभिक का चार्ज जो होता है वो जेड ई होता है। अभी भी जैसे मैंने डिस्कस किया था, किसी भी नाभिक के एटॉमिक नंबर को अगर एटॉमिक नंबर को ई से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका नाभिकीय आवेश होता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी नाभिक का नाभिकीय आवेश उसके परमाणु क्रमांक का ई से गुणन होता है। समझ में आ गई बात, तो वो उसका नाभिकीय आवेश। जिस भी नाभिक की बात कर रहे हो उसका जेड रख दो। जैसे अगर अपन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 8 नाभिक का ऑक्सीजन के नाभिक का आवेश आपसे कोई पूछे तो कितना होगा, 8E, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। कोई आपसे पूछे कैल्शियम का बताओ तो कैल्शियम में कितने आवेश होंगे नाभिक में, 20E। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। समझ में आ गए। तो इस तरीके से ये तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको सीधे सीधे ऐसे ही बता दी, और ये आप सभी जानते भी हो। तो वो चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है जो हमने पढ़ ली और उनको हम अच्छा करके आ सकते थे, सही करके आ सकते थे, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है मास। किसी भी नाभिक का मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना आप कंप्लीट कर लेना और फिर प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करके, अच्छा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ आप खुद कर लेना। ये आपको फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपने पढ़ी हुई है। और फिर भी अगर आप कहोगे, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मैडम समझा दो, तो फिर देख लेंगे, आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।